वेलकम इन टू जेड तैयारी दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा ही आप लोग एक्साइटेड होंगे कि अपना जान लें आंसर की। ठीक है, तो चलिए मैच कर लीजिए। यहाँ पर जो भी बताएंगे एकदम सटीक अच्छे से बताएंगे, कोशिश पूरी रहेगी। बाकी अगर एक दो क्वेश्चन में कहीं आपको लगता है कि हमारा गलत है आपका सही है तो आप स्टिक रहना अपने उस पर, क्योंकि क्या बोलते हैं हो सकता है एक दो क्वेश्चन का ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो सकता है। ठीक है, कुछ हमारे हिसाब से सही हो सकता है, आपके हिसाब से हो सकता है वो गलत हो, तो कुछ दूसरा आंसर हो सकता है। बाकी मेन फाइनल आंसर की के ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर मेजरली जो क्वेश्चन होंगे आपको उनसे कम से कम थोड़ा बहुत तसल्ली मिल जाएगी कि आप हाँ कितने पानी में हो, कितना आपका अच्छा गया है। ठीक है, इस बार का जो पेपर आया था अगर आप सही से देखोगे तो इस बार वही बच्चे अच्छे से कर पाए होंगे जिन्होंने कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझा है। ठीक है, जिन्होंने वाइगोत्स्की को, पियाजे को या कोहलबर्ग को समझ लिया है, उनकी थ्योरीज को सिर्फ पढ़ा नहीं है, उन चीज़ों को समझा है। ठीक है, जैसा कि मैंने अपनी क्लासेस में बोला भी था कि अब जो क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादातर सिनारियो बेस्ड पर आते हैं। ठीक है, आपको एज अ टीचर एज अ स्टूडेंट सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर चलो सबसे पहले फटाफट हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कोई बिल्कुल टाइम नहीं गवाएंगे आपका। बस अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल से जुड़े रहना, ताकि और भी पेपर्स का आपको सॉल्यूशन मिल जाए और अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे क्यों ऐसा आंसर आया या कहाँ कहाँ पर आपको दिक्कत हुई होगी। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कि वाइगोत्स्की के हिसाब से जो उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था, ठीक है, उसमें टीचर का रोल क्या होता है। पहला, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द स्टूडेंट, कि बच्चे को सिर्फ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड करना। टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग, या बच्चे को गाइड करते करते साथ साथ क्या सपोर्ट भी करना कि उसको उसकी लर्निंग में अधिगम में मदद मिले। ठीक है, अब स्कैफोल्डिंग देख के बहुत लोग लगा दिए होंगे, जैसा कि मैंने कहा था तो बिल्कुल सही है। ठीक है, जहाँ स्कैफोल्डिंग सोसाइटी, कल्चर, पीयर ग्रुप कुछ भी है तो आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो राइट होगा वो कौन सा होगा, सेकेंड वाला होगा। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एडोलसेंस इज नॉट करेक्ट। अब एडोलसेंस में कौन सा ऐसा इसमें करेक्टरिस्टिक्स जो आपको लगता है कि सही नहीं होगा। एडोलसेंस इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कि जो किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। ठीक है, एडोलसेंस इज जनरली कंसिडर टू बिगिन विद प्यूबर्टी। ठीक है, ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है। एडोलसेंस इज डेवलपमेंटल ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। हाँ, ये चाइल्डहुड और एडल्ट के बीच में क्या ब्रिज का काम करता है। ठीक है, मतलब बीच का पार्ट ये होता है, इससे पहले चाइल्डहुड है उसके बाद एडल्टहुड होता है। चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स अशर इन एंड एक्सपीरियंस एडोलसेंस इन अ सिमिलर मैनर। अब ये कह रहा है कि जो एडोलसेंस होता है वो सिमिलर मैनर में होता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखा है कि रेट ऑफ डेवलपमेंट वरी कर सकता है। ठीक है, सेम नहीं रहता है सबके लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम। सुजाता पार्टिसिपेट्स ईगरली इन द डांस कॉम्पिटिशन ओनली बिकॉज शी इज़ इंटरेस्टेड इन विनिंग द फर्स्ट प्राइज ऑफ कैश। सुजाता इज़, अब सुजाता जो पार्टिसिपेट की थी डांस में वो इसलिए की थी क्योंकि उसको फर्स्ट प्राइज़ चाहिए था। ठीक है, मतलब उसको क्या था, एक लालच था। ठीक है, उसको मतलब खुद से अंदर से ये मन नहीं था कि उसे डांस कंपटीशन जीतना है अपने नाम के लिए, फेम के लिए या अपनी पैशन इसलिए, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा कौन सा राइट होगा, यहाँ पर जो होगा वो एक्सटेंसली मोटिवेटेड होगा। देखो इंटेंसली मोटिवेटेड मतलब होता है जब आपका अंतरात्मा मन करे। ठीक है, आपके अंदर से मन करे, आपको किसी भी चीज़ की कोई भी लालच ना हो, चाहे कोई आपको ऑफर करे कुछ भी करे उससे मतलब नहीं, बस आपको देना है तो देना है। एक्सटेंसली मोटिवेटेड जब आपको बाहर से कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा, ठीक है, या फिर कोई पैसा मिल रहा हो, कुछ भी जिसकी वजह से आप वो काम करोगे। मास्टर ओरिएंटेड और फेलियर अवॉइडिंग, ये सब तो क्या बोलते हैं यहाँ पर कोई काम नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो सेकंड वाला है। अब हम देखते हैं उसके बाद कोई क्वेश्चन देखो छूट ना जाए। हाँ, आलोक शोज द फॉलोइंग बिहेवियर्स, होल्ड्स हेड इन एन ऑकवर्ड पोजीशन व्हेन रीडिंग, स्क्विंटिंग एंड रबिंग द आई फ्रीक्वेंटली, रेडनेस, स्वेलिंग ऑफ आईज, कंफ्यूजिंग लेटर्स, दीज कैन बी सिम्टम्स ऑफ पोटेंशियल। अब आलोक कोई बच्चा है जो क्या कर रहा है कि अजीब अजीब बिहेवियर कर रहा है, मतलब अपने सर को अजीब पोजीशन में रखकर फिर कोई चीज़ पढ़ रहा है तो उसको देख रहा है, बार बार अपनी आँख को रब कर रहा है, उसकी आँख रेड हो रही, स्वेल हो रही है, और लेटर्स में कंफ्यूज हो रहा है, बी को डी पढ़ रहा है, ठीक है, सी को ए पढ़ रहा है। तो मतलब क्या है, किस चीज़ का सिम्टम है, विजुअल प्रॉब्लम्स, मतलब उसको देखने में कोई उससे संबंधित कोई बीमारी है, या लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम, या भाषा समझने की कोई बीमारी है, ऑटिस्टिक मतलब संवेदनशीलता विकार, या फिर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। ठीक है, अब देखो कम्युनिकेशन नहीं होगा क्योंकि बात तो वो कर नहीं रहा है। ठीक है, लैंग्वेज से भी मतलब नहीं है। यहाँ पर जो सही होगा वो विजुअल होगा। अगर आप सोच के देखो कि अचानक से भी आपको कम दिखाई देने लगे तो आप क्या करोगे, अपना सर दाएं बाएं करोगे और उसके बाद फिर आँख एक दो बार मलोगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर अपने आप को विजुलाइज कर लोगे। तो जो पहला आंसर होगा वही सही होगा इसका। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन इस बार भर दिए गए हैं 22 वाला, एजर्शन वाला। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एडेप्टेशन शुड बी मेड इन लर्निंग गोल्स, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज एज वेल एज असेसमेंट। ठीक, अब इंक्लूसिव एजुकेशन का यहाँ पर है क्वेश्चन, कह रहा है एडेप्टेशन शुड बी मेड इन लर्निंग गोल्स। ठीक है, अब इसका देखो रीजन दिया हुआ है, द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन एडवोकेट्स एलिमिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्रू पेडागोजिकल अप्रोचेस
एंड एज असेसमेंट। मतलब एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। ठीक है, कि मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में कह रहा है कि लर्निंग गोल्स, ठीक है, आप क्या करो जिस हिसाब से जिस बच्चा सीख सकता है। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्लासरूम में क्या होता है, आप हर तरीके से बच्चों को वहाँ पर आप एडमिशन कर लेते हो या फिर आप उनको पढ़ाओगे। ठीक है, लेकिन अब सबका क्या होगा, किसी को कहीं दिक्कत होगी, किसी को कहीं दिक्कत होगी, तो अलग अलग मेथड का आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो रीज़न दे रहा है कि कह रहा है कि द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन, जो इंक्लूजन होता है वो ये एडवोकेट करता है कि एलिमिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्रू पेडागोजिकल अप्रोचेज एंड असेसमेंट। ठीक है, कि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही होगा वो फर्स्ट वाला होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्रू पेडागोजिकल अप्रोचेज एंड असेसमेंट। ठीक है, कि मतलब आपके पास इतने तरीके हो जाएंगे पढ़ाने के, इतने अप्रोच हो जाएंगे आकलन करने के कि कोई ये नहीं बाधा बनेगी कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है तो इस वजह से हम इसका एग्ज़ाम नहीं ले सकते, इस वजह से हम इसको पढ़ा नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं। जब आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होंगी तो फिर आप हर चीज़ वहाँ पर कर ले जाओगे, किसी भी तरीके का टाइप का कोई भी बच्चा हो। अब देखते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 23 वाला। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग। यहाँ पर एक मिनट देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, आई थिंक छोटे तो नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ऊपर नीचे हो गए क्वेश्चन, कोई बात नहीं, सीरियल ऑर्डर हो सकता है बिगड़ गया क्योंकि क्या बोलते हैं सबका अलग अलग सीरियल ऑर्डर रहा होगा क्वेश्चन का, किसी का एम सेट होगा, किसी का एन। बहरहाल यहाँ पर मेन क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 30 क्वेश्चन पूरे होंगे आपके वैसे भी। अब यहाँ पर देखो कौन सा क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विद डैश वाइल वर्किंग दियर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब लेव वाइगोस्की के हिसाब से जो बच्चे होते हैं वो किससे इंटरेक्ट करेंगे, एक्सपीरियंस कब करेंगे इंटरेक्ट करके, जब वो किसी मोर नॉलेजेबल अदर्स है ऑप्शन, या फिर फिजिकल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले समझ लो कि वाइगोस्की का अगर आप देखो तो मैंने क्या कहा था, उनके टर्म्स को याद रखना। तो एक तो ये मोर नॉलेजेबल वाला आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी मोर, बाकी ये दोनों तो कोई काम ही के नहीं क्योंकि फिजिकल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहा है कि बच्चे कब ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा, जब वो एक्सपीरियंस करेंगे किससे बातचीत करके, मोर नॉलेजेबल अदर्स से, वाइल वर्किंग डैश दियर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, और उनके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में उनके दायरे में रह के या उसके बाहर। तो यहाँ से देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि बच्चा जो बेनिफिट तभी होगा जब वो इंटरेक्ट करेगा अपने बड़ों से, और बड़ों से मतलब क्या है यहाँ पर कि मोर नॉलेजेबल अदर्स, मतलब ये वाला तो होगा ही होगा। अब जो दूसरा पार्ट है वो कह रहा है वाइल वर्किंग डैश दियर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब देखो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, ये हो गई वो चीज़ जो बच्चा कर सकता है, इसको हम ए बोल दे रहे हैं। ठीक है, ये वो एरिया हो गया, इसको हम बोल देंगे ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, और ये वो एरिया हो गया जो वो किसी बड़े की मदद से कर सकता है, मतलब मोर नॉलेजेबल नज़र वाले की मदद से कर सकता है, मतलब जो चीज़ बच्चा कर सकता है, ठीक है, वो ए है। और जो वो किसी और की मदद अगर ले ले तब कर ले तो फिर वो ये वाला पार्ट है जिसको हमने बी बोल दिया। तो इन दोनों के बीच का जो एक सीमा होती है, एक लाइन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, सीमा से तात्पर्य यहाँ पर बाउंड्री का है, तो कृपया करके इसको कुछ और ना समझ लें। तो अब ये बताओ ZPD तो हमारा बीच में आ गया, तो इसका मतलब है कि हमें जस्ट आउटसाइड, मतलब जस्ट इसके आउटसाइड की बात होगी फिर। ठीक है, जस्ट आउटसाइड दियर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो बच्चे का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये है, तो इसके जस्ट आउटसाइड क्या है, मोर नॉलेजेबल देन अदर्स वाले लोग बैठे हैं, उनसे हमें सीखना। तो यहाँ पर जो आंसर होगा राइट वो कौन सा होगा, आपका जस्ट आउटसाइड सेकेंड वाला। ठीक है, सेकेंड वाला यहाँ पर राइट होगा। अच्छे से टिक लगा देते ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो सेकेंड वाला। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। अ टीचर नोटिसेज दैट वन ऑफ हर स्टूडेंट इज़ हाईली डिस्ट्रैक्टेबल एंड हैज़ ट्रबल पेइंग अटेंशन ड्यूरिंग क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी वुड इज़ एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। बस इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात ये है कि एक टीचर है, देख रही है कि कोई बच्ची या बच्चा थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, अटेंशन नहीं दे पा रहे क्लास में। तो अब आप एज अ टीचर क्या करोगे, गिविंग द स्टूडेंट रिपीटेड टास्क टू डू ड्यूरिंग क्लास, कि आप उसको क्या बोलते हैं बार बार एक ही काम देते रहोगे, तो बिल्कुल नहीं, जुल्म नहीं करना है। स्ट्रिक्टली टेलिंग, बस जहाँ ये आए तुरंत काटो, स्ट्रिक्टली पनिशमेंट ये सब कुछ नहीं चलेगा। गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, सुनने में अच्छा लग रहा है, सेल्फ रेगुलेशन टाइम मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, आप एक टाइमर लगा दोगे कि हाँ इतने टाइम में आपको करना है, इस चीज़ को मैनेज करो। ठीक है, अब जब आप कहीं टाइमर लगा देते हो, जैसे आपने पेपर दिया, अभी इसी पेपर को हम आपको बोल दें कि आपको सॉल्व करना है,
तो आप पक्का सुबह से शाम में आराम से सॉल्व करोगे। लेकिन अब मैंने टाइमर लगा दिया ना, तो आप एकदम एक्टिव हो जाओगे और कहीं बगल से कोई गुजर भी रहा होगा ना तो भी आप शक्ल तक नहीं देखना चाहोगे, ठीक है, क्योंकि आपका क्या चल रहा है, टाइमर चल रहा है, ठीक है। तो आदमी क्या करेगा, इसमें सेल्फ रेगुलेशन और टाइम मैनेजमेंट करना सीख लेगा। पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं बुलाएंगे कॉल वॉल करके, होता ही सब है मगर ये सब नहीं माना जाएगा, इस चीज़ गलत है। तो जो राइट आंसर वो हमारा थर्ड वाला होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू डू वेल एंड स्टे इन स्कूल इफ़ दे हैव इमोशनल अटैचमेंट टू दियर स्कूल एंड बिलीव दैट दे मैटर। ठीक है, मतलब ये है कि बच्चे स्कूल में तभी अच्छा करते हैं और तभी जाते हैं रोज़ जब एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। जैसा कि हमने फील भी किया होगा आप लोगों ने कि कोई टीचर आपको अच्छा लग गया, ठीक है, आपको स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा लग गया, कि वहाँ का ग्राउंड अच्छा लग गया कि चलो लंच बाद खिलाने जाते हैं, तो फिर आप स्किप नहीं करोगे स्कूल, ठीक है, क्योंकि आप क्या एक तरीके से एक इमोशनली आप जुड़ चुके हो अपने स्कूल से, अपने स्कूल के स्टाफ से, एनवायरनमेंट से। अब इसका जो रीज़न इमोशंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग, तो अब देखो अगर ये इमोशन तुम्हारे अंदर ना होता, ठीक है, और ना तुम स्कूल जाते तो फिर तुम पढ़ते भी नहीं, सीखते भी नहीं। तो बात यहाँ दोनों पर सही है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो 25 का फर्स्ट वाला होगा। अब देखते हैं यहाँ पर हम 26 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। ठीक है, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी उसका कोर प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो वहाँ पर जो सिद्धांत बताया गया वो क्या है, टीचर शुड प्रोवाइड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एक्सप्लिसिट गाइडेंस टू स्टूडेंट्स। डायरेक्ट जहाँ पर भी नाम है तुरंत काटो। लर्निंग अकर्स व्हेन स्टूडेंट रिसीव करेक्ट आंसर एंड फीडबैक फ्रॉम टीचर्स। ठीक है कि जब क्या बोलते हैं स्टूडेंट करेक्ट आंसर और या फीडबैक टीचर से पाता है तभी लर्निंग होती है, अधिगम तभी वो प्राप्त करता है। या स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट दियर ओन नॉलेज थ्रू एक्टिव मैनेजमेंट विद दियर इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन चीख के कह रहा है कि भैया हमको पहचानो, हम ही आंसर है। देखो ये वाला तो मेमोराइजिंग और रिसीविंग ये वाला गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रोवाइड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ये भी गलत है, ठीक है। फीडबैक करेक्ट आंसर से टीचर से ये भी गलत है। तो हमारा यहाँ पर देखो क्या चीज़ पॉजिटिव दिख रही है, कंस्ट्रक्ट, ठीक है, इतनी बार सुना है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट, एक्टिव इंगेजमेंट। अब ये सब मतलब क्या है भैया, अच्छा ही चीज़ है ना, तो फिर थर्ड वाला हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं द लेस एबल अ चाइल्ड इज़ टू डू अ टास्क द मोर डायरेक्शंस द टीचर शुड गिव एंड एज द चाइल्ड कैन डू मोर एंड मोर द टीचर शुड हेल्प लेस एंड लेस। ठीक है, कह रहा है क्या हालते हैं कि जिस बच्चे के अंदर ज़्यादा क्षमता ना हो किसी चीज़ को करने की, ठीक है, तो उसको टीचर को ज़्यादा मदद करनी चाहिए, ज़्यादा गाइड देनी चाहिए। और जब वो चीज़ों को करने लगे ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर आपको अपनी गाइडेंस को थोड़ा कम कर देना चाहिए। मतलब ये है कि आप किसी चीज़ के लिए किसी बच्चे को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, अब एक बच्चा उठ के आना भी नहीं चाह रहा है आपके सामने बोर्ड पर, ठीक है, तो उसको उठाने के लिए आप जाओगे, कुछ मक्खन पॉलिश लगाओगे तब वो आएगा। फिर जब आप देखोगे रेगुलरली अब वो आने में एकदम कायदे से आ रहा है, शर्मा नहीं रहा है, कॉन्फिडेंट हो गया है, तो धीरे धीरे आप अपनी मदद क्या करोगे, पीछे ले लोगे, फिर आप वहीं से खड़े होकर बुला लोगे डायरेक्ट, ठीक है। मतलब यही हुआ। अब इसका जो रीज़न इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग IQ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एकदम से वक्त जज्बात सब बदल गए हैं, बात वहाँ पर क्या हो रही है, ठीक है, यहाँ पर भी रीज़न वाला जो कथन है ये तो सही है कि इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग IQ, ये भी बात सही है, मगर इसका रिलेशन ऊपर वाली बातों से बिल्कुल नहीं है। तो हम कह देंगे बोथ A एंड R ट्रू बट R इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है, क्योंकि R के जो जज्बात हैं वो बिल्कुल मैच नहीं खा रहे हैं ऊपर वाले से। अब चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, कि अब जो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसकी क्या क्या विशेषता है। इट इज़ अ लीनियर प्रोसेस, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर्स। अब देखो अगर इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप करना चाहो तो यहाँ पर एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, या कोई एक चीज़ जो आपको एकदम सही लगे वो ऑप्शन में ढूंढ लो। जैसे इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, तो अब आपको जहाँ जहाँ सी दिख रहा होगा वहाँ पर ऑप्शन होगा, इसमें सी नहीं है, बाकी इन दोनों में है। अब देखें यहाँ पर इट टेक प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है, हर कल्चर में अलग अलग सोशलाइजेशन होता है, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो वो मायने रखता है। तो मतलब डी जिसमें होगा वो अलग होगा, तो इसमें और इसमें डी है, तो ये भी कट गया। अब मामला फंस रहा है BCD और ABCD। अब अगर लीनियर प्रोसेस होगा तो कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, अगर कॉम्प्लेक्स है तो लीनियर नहीं हो सकता। और जहाँ तक मेरे हिसाब से ये सोशलाइजेशन जो होगा ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि लीनियर मतलब सीधा सीधा प्रोसेस नहीं है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो थर्ड वाला होगा BCD, ठीक है। और जिनको ABCD लग रहा है अगर तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी वेट कर लो भैया, एक दो क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। तब भी अगर आपके 26-27 मैच खा रहे हैं तो फिर आप समझ लो 29-30 के आसपास वाले हो, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर,
इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स अ टीचर शुड, ठीक है, मतलब ये है कि अगर इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब कि अलग अलग तरीके के बच्चे हैं आपके पास, स्टूडेंट हैं, तो टीचर को क्या ध्यान देना चाहिए, एक्नॉलेज डिफरेंसेस एज एबनॉर्मल एंड काइंड ऑफ डेफिसिट, उसको ये सोचना चाहिए कि ये जो डिफरेंसेस होते हैं ना, ये बहुत भद्दी चीज़ें हैं, बिल्कुल एकदम एबनॉर्मल है, ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचें तो गलत हो जाएगा। बी इनडिफरेंट टूवर्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, इनडिफरेंट टूवर्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस की मतलब आपको पता है आपकी क्लास में अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे, इंडिविजुअल डिफरेंस है, लेकिन आप सेम रहोगे सबके लिए, तो ऐसा भी नहीं, आपको अलग अलग रहना पड़ेगा, अलग स्ट्रेटजी, अलग पढ़ाई, अलग लिखाई, सब कुछ अलग अलग आपको मेथड यूज़ करना पड़ेगा। कंसीडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, डिफरेंसेस को आप बिल्कुल एकदम नॉर्मल समझो, उसको एक ह्यूमन का फीचर ही एक तरीके से, ठीक है, ह्यूमन डाइवर्सिटी क्या है, ये आप इसको एक फीचर समझ करो कि हाँ ये चीज़ नॉर्मल है, कॉमन है, ठीक है, आप इसके साथ ही चलना है आपको, ठीक है। इम्प्लीमेंट अ रिजिड, ये तो बिल्कुल गलत है, तो हमारा थर्ड वाला सही हो जाएगा। जहाँ से भी आपको थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी मिले समझ लो वही ऑप्शन सही है, ठीक है। सीटेट का पेपर सीधे पॉजिटिव नेगेटिव का खेल होता है। अब यहाँ पर देखो, जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज़, अब पियाजे के हिसाब से नॉलेज क्या है, कंस्ट्रक्ट बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पैसिव पैसिवली फॉर फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं इन्वायरमेंट या वाइगोस्की का, तो जी पियाजे तो थोड़ा उनसे वर्सेज ही थे समझो। तो कंस्ट्रक्टेड बाय चाइल्ड, कंस्ट्रक्शन आया ना कि जो नॉलेज होती है वो बच्चा के द्वारा कंस्ट्रक्ट होती है, ना कि क्या बोलते हैं पैसिवली इन्वायरमेंट से इफेक्ट खाती है, कि मतलब इन्वायरमेंट की वजह से उसको नॉलेज हो जाएगी। मतलब आप उसको 10 काबिल के बीच में रख दोगे, ज़रूरी नहीं कि बच्चा वो काबिल बन जाए, पियाजे के हिसाब से, जब तक वो चीज़ों को खुद नहीं करेगा, खुद नहीं समझेगा। इनेट एंड गिवन रेदर देन एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शन, इनेट होती है मतलब जन्मजात होती है, तो बिल्कुल नहीं। को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर्स, मोर नॉलेजेबल अदर्स ये हमारे वाइगोस्की साहब का कहना था, तो पियाजे वाले में इनका कोई काम नहीं है। अब विजुअल बिहेवियरल चेंज दैट कैन बी मेजर्ड विद रिलायबिलिटी, ये भी नहीं होगा बिहेवियर वाला, तो ये यहाँ पर जो मेन सही आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट वाला होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज़, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में असेसमेंट क्या है, ठीक है। अब यहाँ का जो थोड़ा बहुत हमें कायदे का लग रहा है आंसर, वो होगा आपका इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज़ डायनेमिक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव या समेटिव, या अब प्रोग्रेसिव क्लासरूम में तो यहाँ पर जो हमें सही लग रहा है वो है गतिशील होना चाहिए, तो डायनेमिक होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने भी लगाया होगा तो फिर ठीक है, वरना कुछ और लगाया तो कोई बात नहीं, धैर्य रखो, हम भी इंसान है भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एसेंशियल इन मीनिंग मेकिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड स्टोर इट फर्दर इन मेमोरी, ठीक है, मतलब इनमें जो प्रोसेस दिया गया इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो ज़रूरी होता है कि चीज़ों को या इन्फॉर्मेशन को कायदे से समझ लें और आगे टाइम के लिए भी याद रहे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो कौन सा प्रोसेस में मेन वर्क करेगा, अटेंशन, डीके, फॉरगेटिंग, तो फॉरगेटिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, हमें याद रखना, भूलना नहीं है, डीके भी नहीं होगा इसी की तरह, डीके भी फॉरगेटिंग की तरह। रिट्रीवल या अटेंशन दो चीज़ों में होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमें जो सही लग रहा है वो रिट्रीवल लग रहा है, ठीक है, और 50-50 अटेंशन रिट्रीवल कोई होता है, जैसा इसी तो क्वेश्चन फंसता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो मेरे हिसाब से रिट्रीवल होगा। बाकी कंफर्म करके मैं आपको कमेंट में ज़रूर बता देंगे जो आंसर हमें जैसे जैसे कंफर्म होते जाएंगे सही से, ठीक है। अब देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन है, बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं, तो इनमें से कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक बच्चे को मजबूर करेंगे इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने में, सोचने में, उसको थिंक करने में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में देखो सिर्फ 2 ही वर्ड ध्यान दिया करो, जिस क्वेश्चन में हाउ आए कैसे और वाई क्यों, इन्हीं दोनों चीज़ पर आप सोचोगे। क्या कब में तो आप फैक्ट बता दोगे, ये चीज़ क्या है ये बता दिया आपने, ये चीज़ कब हुई आपने बता दिया। अब हम पूछेंगे ये चीज़ क्यों हुई और ये चीज़ कैसे सही होगी, तो क्यों और कैसे में आप हमेशा सोचोगे। तो जिसने ये ट्रिक करके याद रखी थी तो फिर आपने तो तुरंत कर लिया होगा, वरना यहाँ पर देख लो जो राइट आंसर होगा वो थर्ड वाला होगा। हाउ डज द ऑथर यूज़ सिम्बलिज्म इन, अब ऑथर ने कैसे सिम्बलिज्म का यूज़ किया है इस पोएम में या इस स्टोरी में, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब व्हाट इज़ प्लॉट ऑफ द नावल बताना है, तुरंत आपने बता दिया। थीम ऑफ द नावल आपने फट से बता दिया, बिना इसमें आप कुछ एनालाइज नहीं कर रहे हो, उसकी जो भी स्टोरी या पोएम है उसको आप एनालाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद आदर्शन वाला एक ये भी है, टीचर शुड कंस्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन दियर ओन स्टीरियोटाइप एंड बायस, ठीक है, कि एक टीचर को अपने पर भी पहले ध्यान देना चाहिए कि अपनी
स्टीरियोटाइप और बायसनेस पर, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर ही कोई रूढ़िवादिता हो कुछ है, तो इन सब चीज़ पर पहले उससे भी गौर करना चाहिए। अब यहाँ पर जो रीज़न है कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स दैट टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव, कि इसका मतलब ये है कि जो कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचर जो होते हैं, ठीक है, सांस्कृतिक रूप से जो होते हैं, वो क्या करें, शिक्षक चिंतनशील हों। तो बिल्कुल चिंतनशील होगा तभी तो अपने बारे में भी सोचेगा, अपनी चीज़ों पर भी ध्यान देगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो बोथ ए एंड आर, और आर इज़ करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ये। अब इसके बाद हम देखते हैं 10th वाला, द सेंट्रल आर्गूमेंट ऑफ कैरल गिलिगन्स क्रिटिक ऑफ कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज अराउंड। अब देखो हिंदी वाले भी आप ऐसे देख लेना, ठीक है, पढ़ हम इंग्लिश में रहे हैं। अब जो कैरल गिलिगन है जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कोलबर्ग की थ्योरी को, ठीक है, तो किस बेस पर उन्होंने आर्गूमेंट किया था, मेन क्या मुद्दा था उनका, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने कोलबर्ग ने लड़कों पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया था, या मेनली उन्हीं पर ही किया था, उनके हिसाब से वो मॉरल रीजनिंग बता रहे थे, सबकी मोरालिटी। उन्होंने लड़कियों के उस पर नहीं ध्यान दिया, तो मतलब इन्होंने औरतों के उस सेंट्रल पार्ट रख के बोला था कि औरतों के हिसाब से, वो कोलबर्ग के हिसाब से औरत के अंदर मोरालिटी नहीं होती, या फिर उन्होंने उसकी मोरालिटी का क्यों नहीं ध्यान दिया अपनी थ्योरी में, क्यों नहीं 1-2 एक्सपेरिमेंट उनके भी साथ किया था कि उनकी मोरालिटी को समझ सकें। तो एथिक्स ऑफ केयर एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं सही है, ठीक है। एक ही बात है, सिंपल सी बात थी, थ्योरी के बाद तुरंत बता भी दिया था कि कैरल गिलिगन ने क्रिटिसाइज़ किया, तो किस लिए किया था, क्योंकि ये सिर्फ लड़कों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्हीं के हिसाब से इन्होंने मोरालिटी बता दिया था कि किस एज में कैसी कैसी मोरालिटी चेंज होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन लड़कियों की मोरालिटी अलग होती है, ठीक है, और लड़कों की अलग होती है, चीज़ आप भी जानते हो, ठीक है। जो तर्क आप दोगे किसी चीज़ के पीछे, ज़रूरी नहीं कि वो भी दें, ठीक है। किसी का कहीं खून हो रहा होगा तो बेशक है, हो सकता है लड़का बचा सके, ठीक है, लेकिन अगर कोई लड़की देखेगी तो माना जाता है कि आधी से लड़कियाँ अवॉइड करेंगी या भाग जाएंगी, ठीक है। कोई चीज़ अचानक हो रही है तो डर जाएंगी, सहम जाएंगी। तो ये सब चीज़ें मतलब सब अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग मोरालिटी होती है, बेसिक सी बात ये है। अब यहाँ पर आप जेंडर बायसनेस का इल्ज़ाम मत लगा देना हम पे, ठीक है, एक साइकोलॉजिकली बता रहे हैं चीज़ों को। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर है, लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड कंक्रीट एक्सपीरियंसेस गिव्स द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवेज फॉर लर्निंग एंड रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कि मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम से या कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, मतलब जिन चीज़ों को आप देख समझ सोच छू सकते हो, उनके बेस पर कई तरीके होते हैं लर्निंग करने के लिए और फिर इन्फॉर्मेशन को याद रखने के लिए, समझने के लिए। अब ये एक चीज़ होगी, रीज़न क्या, डेवलपमेंट इज़ रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियली, ठीक है। ये भी सही कि डेवलपमेंट क्या होता है, एक ऑर्डर और एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है भैया, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। लेकिन क्या ये जो आर है इसका इससे कुछ लेना देना है, बिल्कुल नहीं। वक्त जज्बात सब इसने बदल दिया, कोई लेना देना नहीं है। तो करेक्ट तो है, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है तो दोनों करेक्ट, ट्रू है दोनों, मगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन है डिसलेक्सिया, ठीक है, देख के बहुत लोग खुश हो गए होंगे। इज़ अ डैश कंडीशन विच इम्पैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे सही तरीका था, अगर आपको ये नहीं पता कि किस कंडीशन में आती है, इमोशनल या न्यूरोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल, सेंसरी, तो जिन बच्चों ने भी ये दिमाग लगाया था कि इम्पैक्ट्स लर्नर एबिलिटी की पे कौन सा इम्पैक्ट ये डालती है, किस एबिलिटी पर ये इम्पैक्ट करती है, ठीक है। बच्चा पिक्चर नहीं ड्रा कर पाता है, या वो साउंड को सिंबल से नहीं लिंक कर पाता है, या वो दूसरों से सोशलाइज नहीं हो पाता, या फिर उसका बॉडी मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो आपको पता है ये तो डिसलेक्सिया में कभी नहीं होगा, क्योंकि ये लिखित संबंधित बीमारी है, ठीक है। लिखने से, तो लिखने का मतलब क्या है, जब आप साउंड को सिंबल से नहीं लिंक कर सकते हो, डी बोल ले और लिख तुम बी रहे हो, ठीक है, तो इसको डिसलेक्सिया बोलेंगे। तो अब यहाँ पर जिन्होंने ऐसे किया एक बार ज़रा कमेंट कर देना, देखिए कितने होनहार बच्चे हमारे पास। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो न्यूरोलॉजिकल लिंक साउंड्स विद सिंबल्स, ठीक है। डिसलेक्सिया एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है विच इम्पैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू लिंक साउंड्स विद सिंबल्स, ठीक है। साउंड सिंबल की बात है तो डिसलेक्सिया। अब यहाँ पर देखो, A middle school teacher wants to enable meaningful learning by helping students make connection between concepts and real world applications. Which of the following activities would be an appropriate pedagogical strategies? आप कोई मिडिल स्कूल टीचर है, वो चाह रहा है कि बच्चों को हम खूब कायदे से अच्छे से पढ़ा सकें, चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। तो वो अपने कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर वो कोई चीज़ को पढ़ा रहा है तो उसको रियलिटी से एज आ एग्जाम्पल दे के, रियल लाइफ से उससे रिलेट करके पढ़ा रहा है। अब ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो कौन सी एक्टिविटी है जो इसको मदद करेगी इस चीज़ को फुलफिल करने में। लेट द स्टूडेंट मेमोराइज टर्म्स एंड डिफिनेशन, कि आप बच्चों को कह दो चुपचाप डिफिनेशन जो पीछे लिखा हुआ याद कर लो,
ठीक है, ये सब तो बिल्कुल गलत है। लेट द स्टूडेंट्स कंप्लीट वर्कशीट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि आपने उनको काम दे दिया कि लो भैया ये शीट करके आ जाओ, तो 10 लोग आप बैठेंगे आपस में नेट पे देखेंगे कर देंगे, तो इससे कुछ सीख नहीं रहा बच्चा। लेट द स्टूडेंट्स लर्न बाय द मेथड ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग, ठीक है, कि आप उसको स्टिमुलस दिखाओ कि अगर कर लेगा तो ये दे देंगे, ठीक है, तो वो लेने के चक्कर में सब लोग पूछ पाछ के कर लेंगे। फोर्थ वाला, लेट द स्टूडेंट्स रिसर्च ऑन अ करंट इशू इन स्मॉल ग्रुप्स एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स टू द क्लास, ठीक है। अब ये देखो थोड़ा सही, क्योंकि वो ग्रुप में भी आ रहे हैं, ठीक है, और करंट इश्यूज़ पर भी रिसर्च करेंगे, ढूंढेंगे, तो क्या होगा आपस में डिस्कशन करेंगे, तो इससे क्या होगा वो रियल वर्ल्ड, और रियल वर्ल्ड लाइफ का क्या एग्जांपल भी यहाँ पर हो रहा है कि जो भी इशू होगा वो रियल वर्ल्ड लाइफ में उनके आसपास हो रहा होगा, तो क्या करेंगे वो चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। तो यही वाला हमारा आंसर होगा फोर्थ वाला। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन बचा है भैया। इन विच स्टेज ऑफ कोलबर्थ मोरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रंस रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ, ठीक है, सीधी बात है किस स्टेज में बोला गया है, लेकिन स्टेज आपको यहाँ पर नहीं दिया है, आपके साथ मोए मोए हो गया, यहाँ पर लेवल की बात कर दी गई है। क्वेश्चन पूछा कि किस स्टेज में कोहलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, बच्चा का जो भी रीजनिंग होता है, जो भी मोरालिटी होती है, वो लॉ एंड ऑर्डर के आसपास घूमती रहती है, ठीक है, कि ये लॉ है तो हमको इसको मेंटेन रखना है। तो आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर वाली एक सीरीज वो स्टेज आती है, और वो आती है आपकी कौन सी स्टेज है, प्री कन्वेंशनल। अगर आपको पता है तो प्री कन्वेंशनल में आपका पनिशमेंट वाला आ जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ जाओगे कि वी वाला तो हो नहीं सकता, तो हो कौन सकता है, कन्वेंशनल मोरालिटी जो लॉ एंड ऑर्डर वाला आता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा कन्वेंशनल। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो उस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर प्री कन्वेंशनल आपको पता है कि पहली वाली इसमें तो लॉ एंड ऑर्डर था नहीं, ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं गिफ्ट एक्सचेंज वाला था, डिब्बा मैंने खाया तुम्हारा तो तुम भी मेरा खाओगे, ठीक है, काम नहीं करोगे तो टीचर मारेगी, ये पहला वाला हो गया। और दूसरा कन्वेंशनल में क्या था, गुड गर्ल बैड बॉय, ये वाला कि ये काम करोगे तो अच्छा लड़की कहलाओगे वरना बुरे कहलाओगे, इस डर से आदमी काम करता था। और दूसरा और चौथा क्या स्टेज थी, लॉ एंड ऑर्डर, तो फोर्थ स्टेज में आता है, लेकिन लेवल कौन सा, कन्वेंशनल मोरालिटी। अब यहाँ पे देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्प्लीफाई एन इंक्लूसिव क्लासरूम, ठीक है। अब इनमें से कौन सा है जो इंक्लूसिव क्लासरूम को नहीं दर्शा रहा है, तो हम सबसे पहले उनको हटाते हैं जो दर्शा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है कि कौन है जो इंक्लूसिव क्लासरूम को एग्जाम्प्लीफाई नहीं कर रहा है, ठीक है, उसका उदाहरण एक तरीके से नहीं है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है, विविध दृष्टिकोणों का समावेश, तो ये तो इंक्लूसिव एजुकेशन ही होता है, तो ये वाला तो सही हो गया, ठीक है, मतलब इसमें भी सही है, आंसर नहीं है। फॉलोइंग रीजनेबल एकोमोडेशन, ठीक है, ये भी सही है कि उचित समावेशन का पालन हो रहा। ऑफरिंग डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदित निर्देश देना, देखो ये भी सही, क्योंकि इंक्लूसिव मतलब क्या होगा कि आपके पास डिफरेंट लोग हैं तो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन भी आपको देना पड़ेगा। इनकरेजिंग कॉम्पिटेटिव एथोस, ठीक, मतलब आप उनमें आपस में कंपटीशन करो, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा फोर्थ वाला होगा, ये इंक्लूसिव क्लासरूम की अच्छी पहचान नहीं होती है। अब यहाँ पर देखो 16 वाला, वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज, ठीक है, ये जो पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है, जहाँ पे बच्चे का सारा डेटा रहेगा कि क्या क्या वो करता है, उसकी कितनी क्या फीडबैक, एक तरीके से आप कह सकते हो एक फाइल होती है जिसमें उसके सारी चीज़ें लिखी होती हैं, सारी हरकतें, सब कुछ उसका फीडबैक वगैरह हर चीज़ उसमें रहता है, ठीक है, उसको पोर्टफोलियो बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेन हमें क्वेश्चन बताना है, तो एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज, अब ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए एक अच्छा टूल क्यों माना जाता है, दे इन्वॉल्व स्टूडेंट इन प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट को प्रोसेस ऑफ असेसमेंट में इन्वॉल्व करता है, ठीक है, ये चीज़ तो होनी चाहिए। दे ऑफर इनसाइट अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट, ठीक है, इनके हिसाब से ये पता चल सकता है कि भैया उसका बच्चे का विकास कहाँ जा रहा है, वो कितना पढ़ रहा है, क्या है, जब आपके पास सब उसका डेटा रहेगा, ठीक है, दिनचर्या का हर चीज़ का, तो आप तो समझ जाओगे कि किस हिसाब का बच्चा है वो। दे फोकस मेनली इन प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, इससे सीधे सीधे फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर ये काम आएगा, तो जहाँ पर भी मेनली आ जाए ज़्यादातर, या फिर प्रोडक्ट की बात हो जाए, ठीक है, कि फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल नंबर चाहिए या ग्रेडिंग के लिए चाहिए, तो वो सब नेगेटिव होगा। दे ऑफर टेंजिबल एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, ये स्टूडेंट लर्निंग के लिए, ठीक है, टेंजिबल मतलब कई सबूत देते हैं कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, अच्छे से लर्न कर रहा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा जिसमें ये तीनों हो, ए बी और डी, तो यहाँ पर जो है वो ए बी और डी वाला आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, ठीक है, अब मास्टरी गोल ओरिएंटेशन मतलब किसी एक चीज़ में या किसी चीज़ में एकदम मास्टरी हासिल कर लेना, ठीक है, तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो इस चीज़ को दर्शाता है, तो पहला है फोकस ऑन अचीविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर कॉम्पिटिंग विद अदर्स, ठीक है, दूसरे से कॉम्पिटिशन नहीं करना, उसको मास्टरी गोल नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो एक तरीके से आपका एक्सटेंसिव मोटिवेशन में आ जाएगा। फोकस ऑन इम्प्रूविंग वंस स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क, ठीक है, खुद की स्किल पर फोकस करना।
अब आपकी जितनी स्किल है, ठीक है, अगर आप उन पर फोकस करोगे तो आप क्या कहला जाओगे, मास्टर कहला जाओगे। इसलिए वाला ऑप्शन एकदम सही होगा, सेकंड वाला। ठीक है, बाकी देखो एक्सटर्नल रिवार्ड्स हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर भी काटा था, फियर ऑफ ह्यूमिलेशन, पनिशमेंट, इन सब का डर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ होगी हमारी, राइट आंसर 2 वाला ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन में एक टीचर का क्या रोल होता है। द टीचर इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज एंड अथॉरिटी। क्या टीचर प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है? बिल्कुल नहीं भैया, किताबें, माहौल, एटमॉस्फेयर, मम्मी पापा हैं, बगल वाले पड़ोसी, ये सब भी तो नॉलेज देते हैं। द टीचर प्रोवाइड्स डाइवर्स मटेरियल्स फॉर चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट एंड प्रोवाइड्स इसके फोल्डिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये नाम आते ही थोड़ा खटक जाता है कि ये वाला सही होगा ना। द टीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग स्ट्रिक्ट, गलत। द टीचर लेट्स द चिल्ड्रन लर्न इंडिपेंडेंटली, गलत। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अगर प्रैक्टिस बढ़िया है तो कीवर्ड देख के मार दोगे। अब एक देख लेते हैं, आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चन सच एज हाउ मच एंड इन व्हाट वेज आर वेरियस जेंडर रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट बुक एंड मीडिया विल इनकरेज। ठीक है, क्या एज अ टीचर अगर आप बच्चों से पूछ रहे हो कि कितने और किस तरीके से क्या बोलते हैं जो जेंडर आप दिखा रहे हो कि टेक्स्ट बुक और मीडिया इन सब चीज़ों में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो बच्चों को क्या करेगा, क्या इनकरेज करेगा कि वो क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स पर इन पर सवाल उठाया वो, ठीक है, या फिर स्ट्रेंथिंग जेंडर कंसिस्टेंसी, या रेनफोर्सिंग जेंडर आइडेंटिटी, या डिस्करेजिंग जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, जेंडर की भूमिका को डिस्करेज कर रहा है। ठीक है, रेनफोर्सिंग जेंडर आइडेंटिटी या जेंडर पहचान का मजबूत करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो दिक्कत दे रहा है, देखो ये वाला तो होगा नहीं, जेंडर कॉन्स्टेंसी भी नहीं होगा, बचा रेनफोर्सिंग जेंडर आइडेंटिटी या डिस्करेजिंग जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर जो सही आंसर जो लग रहा है, रेनफोर्सिंग जेंडर आइडेंटिटी, डिस्करेजिंग जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी। हमें जो यहाँ पर से लग रहा है फोर्थ वाला लग रहा है कि जेंडर का रोल फ्लेक्सिबिलिटी, डिस्करेजिंग जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी, रेनफोर्सिंग जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर पहचान का मजबूत करना। ये अगर किसी बच्चों को कंफर्म होगा तो एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, कोई शर्म की बात नहीं है, जिसको भी सही लग रहा है वो कर देना। रेनफोर्सिंग जेंडर आइडेंटिटी ये वाला सही होगा, क्योंकि डिस्करेजिंग जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी की मतलब जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी को आप डिस्करेज नहीं कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि किसी एक जॉब में यही मेल ही फिट बैठ सकता है, लेडीज़ नहीं फिट बैठेगी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है ऐसा है, कोई किसी भी रोल पर काम कर सकता है। तो रेनफोर्सिंग जेंडर आइडेंटिटी हो सकता है सही यहाँ पर। अब देखते हैं 20th वाला, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द एबिलिटी टू यूज सिम्बल्स फॉर सिम्बल्स सच एज लेटिंग द लेटर एक्स स्टैंड फॉर एन अननोन न्यूमरल डेवलप्स ड्यूरिंग डैश एंड इनेबल्स टू चिल्ड्रन टू लर्न। ठीक, मतलब पियाजे के हिसाब से उन्होंने जो थ्योरी दिया था कि बच्चा जब सिम्बल्स के लिए सिम्बल्स का यूज़ करता है, ठीक है, जैसे तुमने एक्स मान लिया, तुम कोई भी मैथ का क्वेश्चन करते हो तो जब आपको कोई भी चीज़ अननोन रहती है तो आप एक्स मान के चलते हो। ठीक है, अब ये बच्चों को क्या इनेबल करेगा और कहाँ मदद करेगा, अगर उसको ये चीज़ आ गई, ठीक है, कि चीज़ों को एक्स मान के हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहली बात तो आप अगर थोड़ा बहुत भी जानते होगे यहाँ पर, तो आप एक तरीके से समझ सकते हो। अगर यहाँ पर हम बात करें तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है, ये दो हैं और फॉर्मल है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पहली बात तो बच्चा क्या करेगा, इतना अच्छे से हाइपोथेटिकल नहीं सोच पाएगा। ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी। जब भी आपको कोई चीज़ की वैल्यू निकालनी, किसी चीज़ को एक्स समझना हो, ठीक है, तो इसका मतलब आपके अंदर क्या होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होनी चाहिए। तो कॉन्क्रीट में तो बिल्कुल नहीं आएगा, आएगा ये फॉर्मल में। अब फॉर्मल में अगर आप देखो थोड़ा बहुत भी अगर आपने दिमाग लगाया हो तो ये कंजर्वेशन और सीरिएशन आपका जो है फोर्थ में जो लिखा हुआ ये आपका कॉन्क्रीट में आता है। ठीक है, तो फॉर्मल का बचा क्या, अलजेब्रा एंड कैलकुलस। तो अगर आप याद रखो तो या ध्यान दो तो एक्स जो होता है वो आप कैलकुलस में मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इंटर में पढ़ा होगा तो उसमें निकालते, या फिर आप अलजेब्रा में निकालते हो। ठीक है, जो क्या बोलते हैं फैक्टर वैक्टर ये सब जब करते हैं फैक्टराइजेशन वगैरह। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं अभी एक और है। देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मोमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स मिडल चाइल्डहुड और एडोलसेंस। ठीक है, कि मतलब ये कह रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट नहीं होगा या कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं हो सकता है कि जब बच्चा आप कह दो कि अब मिडल चाइल्डहुड में आ गया, एडोलसेंस में आ गया। मतलब मिडल चाइल्डहुड की एज क्या होगी, अगर अर्ली की होती है तुम्हारी
2 से 6 के बीच होती है, लेटर की 7 से 11 12 होगी। तो मिडिल चाइल्डहुड हो सकता है वो 5 में भी आ जाए, 5 साल पे, या 6 साल में आ जाएगा उसमें। ऐसे एडोलसेंस में हो सकता है वो 12 साल का हो तब एंटर कर जाए, या 11 साल को, या 13 साल वाला हो। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है वो 11 साल में दिखा दे या 12 में दिखा दे। तो कोई डिफाइंड टाइम नहीं है। अब जो रीज़न है, डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूस इन नेचर। ठीक है, यहाँ पर भी देखो वक्त जज्बात बदल दिया। यहाँ पर जो बताया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर बात बताई ये जा रही है कि जो ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट होती है, ठीक है, वो यानी कि क्या बोलते हैं कि स्पेसिफिक एकदम करेक्ट टाइम पर ही होगी कि हाँ इस टाइम पर बच्चा छोटे से बड़ा हो जाएगा, एकदम एडोलसेंस हो जाएगा। तो ये चीज़ की यहाँ पर बात हो रही है। और यहाँ पर क्या बता रहा है, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस इन नेचर की डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूस लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी बात तो हो नहीं रही कि कहीं रोका जा रहा है या क्यों, इसका तो कोई रीज़न यहाँ पर मैच नहीं खाता है। तो यहाँ पर ये गलत होगा। मतलब क्या है तो ये स्टेटमेंट सही एक तरीके से, मगर मैच नहीं कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नहीं है। तो यहाँ पर जो होगा वो बी होगा राइट आंसर। सॉरी, मतलब सेकंड वाला होगा। ठीक है, बोथ ए आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझते गए हो गए आप लोग, उम्मीद है। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट बाय। ठीक है, कि कोई एलिमेंट्री स्कूल टीचर जो है, ठीक है, वो बच्चे के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। ठीक है, कब कैसे कर सकता है, ठीक है, कि उसके डेवलपमेंट को जो भी उस स्कूल में सीख रहा है, ठीक है, उसको जो भी चीज़ें, जो भी कॉन्सेप्ट है वो कब क्लियर करने के लिए, ठीक है, क्या चीज़ ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी उस बच्चे को। जब उसका टीचर बहुत लो एक्सपेक्टेशन करे, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं बच्चे का मन होगा। जब तुम उसके मुँह पे बोल दोगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा बहुत वो हो जाएगा वो। पनिशिंग ऑटोनॉमी इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स, कि अगर बच्चा क्या बोलते खुद से कोई आंसर दे रहा है, खड़ा होकर वो गलत दे रहा है, तो इसका मतलब उसको सज़ा दे दो, या फिर जैसी देखो कि वो खड़ा हो रहा है वैसे तुम डांट के बैठाल दो। तो ये सब चीज़ नहीं करना। रिवार्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स, कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशन। वेरी लो एक्सपेक्टेशन आप बच्चे से कभी नहीं कर सकते हो, भले वो उस लायक ना हो तो भी आपको एक्सपेक्टेशन हाई रखनी चाहिए। और पनिशिंग नहीं दे सकते, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बचा वो बचा रिवार्डिंग वाला। ठीक है, तो अब उम्मीद है काफ़ी आंसर आपके भी मैच कर रहे होंगे। ठीक है, जहाँ पर आपको अपने पर भरोसा हो रहा है तो अपने ऊपर भरोसा रखिए आप। ठीक है, चाहे हम चाहे कोई भी टीचर हो, ठीक है, या फिर कहीं से भी आप पढ़ रहे हो या जहाँ से भी आप आंसर की देख रहे हो, तो फाइनल अभी उसको मत मानना, क्योंकि फाइनल नाम के आंसर की ऑफिशियली आपकी आ जाएगी तो उससे मैच हो जाएगा। भले फ़िलहाल आप यहाँ पर समझो जो अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो हमने किया है। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन में हो सकता है गलतियाँ हो गई हों, ठीक है, वरना हो सकता है वो भी सब सही हो। और जहाँ पर आप एकदम स्ट्रांग हो तो एक बार आप कमेंट करो, कुछ और लोग कमेंट करेंगे तो आपका कंफर्म हो जाएगा। और पेपर को अभी एनालाइज करना ज़्यादा सही है। हम चाहते वीडियो बाद में भी अपलोड कर देते, मगर नहीं, अभी आपके माइंड में सब कुछ है। अब इन सब चीज़ों को याद रखने के किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर से बोल रहा हूँ कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से या उसको रटने से कोई फ़ायदा नहीं, जब तक आप उसके पीछे छुपी हुई साइकोलॉजी को ना समझो। ठीक है, और बाकी जिन बच्चों को सीटेट की तैयारी करनी है, नेक्स्ट टाइम के लिए भी पढ़ना है, या फिर आपका पेपर 2 SST वगैरह इन सबको भी पढ़ना है, तो एक बार चैनल से जुड़ जाओ। अभी DSSB का भी पढ़ाएंगे कंटेंट, तो बस चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी कमेंट कर देना कौन कौन सी तैयारी करना चाह रहा है, कौन कौन किस किस सब्जेक्ट से। ठीक है, ताकि उसी हिसाब से मैं अपने लेक्चर्स और वीडियो को आप तक पहुँचा दें। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत भी अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस नए चैनल को थोड़ा सा आशीर्वाद दे दें सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और भी कंटेंट के आंसर की आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।